प्राइम टाइम। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। देश की सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस के आरोपियों पर आपराधिक साजिश के इल्जामात को बहाल करने की सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को साल 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। खैर, 25 साल पहले राम मंदिर निर्माण को लेकर रथ यात्रा पर निकले आडवाणी को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार करवा दिया था। लेकिन आज लालू को लगता है कि आडवाणी बीजेपी की अंदरूनी साजिश का शिकार हुए हैं। वक्त के साथ राजनीति कुछ इस तरह करवट बदलती है। एक चौथाई सदी पहले जो दुश्मन थे, अब वो हमदर्द नजर आने लगे हैं। हालांकि इस हमदर्दी में भी जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा एहसास है। फिलहाल प्राइम टाइम में आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बने राजनीतिक हालातों की और बयानबाजियों के मतलबों की, मकसदों की। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को साल 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस के 25 साल बाद यह फैसला दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पच्चीस साल पहले बाबरी विध्वंस हुआ। इतिहास में छुपी इस काली तारीख को बीजेपी ने कई बार चुनाव में भुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित 13 लोगों के खिलाफ अदालती कार्रवाई करने का आदेश दिया है। 25 साल पहले राम मंदिर को लेकर रथ यात्रा निकालने वाले आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कराने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के तेवर अब आडवाणी पर नर्म हो गए हैं। पहले सुनिए 25 साल पहले लालू और आडवाणी के तेवर क्या थे। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है, उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? एक चौथाई सदी पहले दोनों नेताओं का खून गर्म था, लिहाजा तेवर भी तीखे थे। अब लालू को आडवाणी किसी साजिश का शिकार नजर आने लगे हैं। ईयर में बहुत चर्चा था कि इस बार आडवाणी जी को लोग राष्ट्रपति बनाएंगे, मार्केट में ही चर्चा था। तो इतना खतरनाक पार्टी है ये आरएसएस और ये बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, कि अपने परायों का भी ये ख्याल नहीं करता और बढ़िया से नार काट दिया आडवाणी जी का। अब तो राष्ट्रपति की चर्चा भी नहीं कोई करेगा उनका।
कि बिल्कुल सोची समझी राजनीति, और ये तो उनका खुद सरकारें कर रही है, तो हम लोग तो नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का सीबीआई अंग है, और जो सरकार चाहती है वो सीबीआई बोलता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासी लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। जेडीयू नेता इसे देर से उठाया गया बेहतर कदम बता रहे हैं, तो मांझी आडवाणी की उम्र का लिहाज करने की सलाह दे रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जिस तरह से षड्यंत्रकारियों की साजिश चल रही थी, उस साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि तत्काल 13 लोगों पर आपराधिक मुकदमे चलाए जाए। तो सरकार को चाहिए कि तत्काल मुकदमा चलावे। देखिए, आडवाणी जी हों या जोशी जी हों, इन लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि मुकदमा चलेगा, तो उनके आदेश को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से हम सोचते हैं कि जो 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, उन पर किसी प्रकार का केस चलना, शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोठी का पहले आदेश हुआ है कि 80 वर्ष के ऊपर वालों पर केस मुकदमा न चले तो अच्छा रहेगा। उस परिस्थिति में हम यही कहना चाहते हैं कि इन पर इस प्रकार का जो आदेश हुआ है, हम इस पर विचार करना चाहिए और भाजपा से अनुरोध करेंगे। हमें भी जरूरत कहीं होगी बात करने का, तो कहेंगे कि इसके लिए पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करें। बहरहाल, राष्ट्रपति की रेस में नाम आने के बाद आडवाणी पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या असर होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 25 साल में राजनीति ने कई यू टर्न लिए हैं, जिनमें न्याय भी अब गुनहगारों की उम्र पर अफसोस कर रहा है। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद अब सियासत में भी कुछ सवालों का उठना बैठना शुरू हुआ है। सवाल शुरू हुए हैं तो जवाब मिलना भी शुरू हो रहा है। ऐसे में इस वक्त चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी सांसद सीपी ठाकुर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सीपी ठाकुर जी, आपका न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है। जी धन्यवाद। सीपी ठाकुर जी, सुप्रीम कोर्ट का बाबरी विध्वंस मामले को लेकर जो एक फैसला आया, अब रोज सुनवाई होगी, रोज पेशी होगी। लालकृष्ण आडवाणी उसमें शामिल हैं, उमा भारती उसमें शामिल हैं। इन तमाम मामलों के बाद अब सियासत भी गरमाई हुई है। विपक्ष का कहना यह है कि अब बीजेपी का जो ठीक सही चेहरा है वो सबके सामने है। देखिए, नहीं, ये तो बहुत ही गलत हुआ है। इतना दिन के बाद, काफी दिन हो गया जी, और जब ये लोग काफी, इन लोगों की उम्र भी हो गई है और रोज आना इससे तो बड़ा खराब हुआ, अच्छा नहीं हुआ जी। उसी वक्त जो फैसला करना था कर देता, ठीक है जी। लेकिन सीपी ठाकुर जी, अब जो फैसला आया है, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी का जो असली चेहरा है सुप्रीम कोर्ट में अब वो सामने है। बीजेपी का असली चेहरा है जी वो तो लोग देख ही रहा है जी। समाज में जो परिवर्तन हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, तो उससे भ्रष्टाचार खत्म करीब हो गया जी। लेकिन जो सांप्रदायिकता का जहर घोलने की आरोप लगातार बीजेपी पर लगते रहे हैं, वो भी गलत। सुप्रीम कोर्ट के आज आए इस फैसले से जोड़कर उसे बताया जाने लगा है। इस पर आपका पक्ष? दंगे, हम उस पर भी आते हैं जी। सांप्रदायिक दंगे पहले नहीं होता था, पहले से बहुत कम है इसमें जी। और सांप्रदायिक कोई पार्टी हमारी है नहीं, सांप्रदायिक पार्टी एकदम नहीं है। इसमें सब धर्म के लोग कर सकते हैं, लेकिन रह सकते हैं, रहना है, सबको करना है जी। तो ये जो है राम जन्मभूमि का मामला, उसको सांप्रदायिकता से कोई मतलब नहीं जी। वो एक आस्था का सवाल है, आस्था का विषय रहा है जी। उसमें इन लोगों को तो फिर से जो ये किया, ये लोग तो उसमें कुछ करने वाले नहीं जी। ये लोग तो नहीं जाकर के तोड़े, राम मॉब था, मॉब किया, ये जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। सीपी ठाकुर जी, लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ये कहा है कि लालकृष्ण आडवाणी को की साजिश के तहत फंसाया गया है, तो अब वो संवेदना प्रकट कर रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी को लेकर। ये वही लालू प्रसाद है जिन्होंने 25 साल पहले आडवाणी का रथ बिहार में रोक दिया था, गिरफ्तार उन्हें करवा दिया था। किस साजिश की बात बीजेपी के भीतर में हो रही है जिसकी तरफ इशारा लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आरोप भी बीजेपी पर लगते रहे कि मोदी के आने के बाद
बड़े पार्टी के नेताओं को, जो बड़े चेहरे बीजेपी के थे, उन्हें दरकिनार किया गया है। चाहे उनमें जसवंत सिन्हा का नाम आता है, चाहे उनमें लालकृष्ण आडवाणी का नाम आता है। देखिए, इसमें कुछ जरा भी तथ्य नहीं है। बीजेपी का कोई नेता इसमें इन्वॉल्व नहीं है कि वो लालकृष्ण आडवाणी जी को और उनको दूसरे उनको फंसाया जाए। इसमें ऐसा कोई नेता नहीं करेगा, बीजेपी का कोई नहीं करेगा। कोई दूसरे पार्टी का किया हो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बीजेपी का कोई नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें स्थितियां ऐसी क्यों विकट हो गई कि एक सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला मसला अब राजनीति का सबसे बड़ा एक सवाल बनकर पैदा हो गया है। सियासत लगातार हो रही है। तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उनमें इस बात की जिक्र ज्यादा है कि पार्टी के भीतर की एक साजिश है जिसके तहत ये चीजें हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? एकदम नहीं, ऐसा है तो ये तो एकदम नहीं है। कोई साजिश नहीं है पार्टी के भीतर। ये तो कैसे हो गया, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान ले लिया, लेकिन अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, हम तो पटना में हैं। लेकिन ऐसा बीजेपी का कोई आदमी नहीं किया है। जो 2 आदमी 3 आदमी और कुछ लोग हैं, इस सबको आज जो फंसा दिया, ऐसा बीजेपी का किसी ने नहीं किया। जी सीपी ठाकुर जी, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल और पूछना चाहूंगा। लालकृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति की रेस में आगे चल रहे थे, उस दौड़ में वो शामिल थे। अब क्या होगा? अब तो लीगल क्या होगा जी वो हम नहीं बता सकते हैं। जब कोई केस होने पर दिक्कत तो हो ही जाती है सबको। कोई भी आदमी पर केस हो, जी केस चलता हो तो दिक्कत होगी, दिक्कत हो जाएगी। जी और इस वक्त 3 और खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं सईद अफजल अब्बास साहब, जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। साथ साथ आरजेडी के प्रवक्ता रामानुज प्रसाद भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं, और लोकनीति के स्टेट कोऑर्डिनेटर राकेश रंजन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज जी, प्रसाद जी, आपसे ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लालकृष्ण आडवाणी पर बाबरी विध्वंस मामले को लेकर अब रोज पेशी होगी, रोज सुनवाई इस मसले पर होने वाली है। लालू प्रसाद यादव भी इस मामले पर कह चुके हैं कि बीजेपी का चेहरा सामने है और बीजेपी की अंदरूनी साजिश के तहत अब लालकृष्ण आडवाणी को फंसाया गया है। अचानक से कैसे ही लालू प्रसाद यादव के मन में लालकृष्ण आडवाणी के लेकर एक संवेदना पैदा हो गई है, आखिर कैसे? नहीं, बिल्कुल ये है, जाहिर है जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, जोशी जी, जसवंत सिंह जी, जसवंत सिन्हा जी, सीपी ठाकुर जी, सारे सीपी ठाकुर जी बोल रहे थे। देखिए, उनकी आवाज नहीं निकल रही थी, मैं सुन रहा था। तो वो जो है सारे लोगों को आइसबैग में डाल दिया गया। तो चाहिए और ऐसे लोगों का मैं नहीं कहता आडवाणी जी है तो निर्दोष है, लेकिन काफी समय उसमें उन्हीं का रहे थे, साथी बने नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों ने। जी रामानुज जी, तकनीकी खामियों के चलते उनका संपर्क हम टूट रहा है, दोबारा जुड़ेंगे, सवाल का जवाब उनसे जरूर लेंगे। इस वक्त हमारे पास लोकनीति के स्टेट कोऑर्डिनेटर राकेश रंजन साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश रंजन जी, आपसे समझना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद सियासत में कुछ सवाल उठने शुरू हो गए हैं, इन तमाम हालातों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसमें ना जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जी, उस फैसले पर 2-3 एंगल से एनालिसिस करने की जरूरत है जी। एक तो ये जो फैसला है उसमें जो नाम है भारती और खटियार साहब, ये दोनों अभी एक्टिव रूप से पॉलिटिक्स में है। आडवाणी जी थोड़े से किनारे हो गए हैं या साइड लाइन कर दिए गए हैं, जोशी जी भी थोड़े साइड लाइन कर दिए गए हैं जी। तो ये जो फैसला है इससे बीजेपी पार्टी के अंदर बहुत उथल पुथल नहीं होगी। इससे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को फायदा होगा। एक तो ये फैसला आया है तो उनके उदार छवि जी, और अभी तक जो आम समाज उन्हें उनके मन में ये बात हो सकती है कि बीजेपी की सत्ता में रहते हुए सीबीआई चार्जशीट दायर कर रही है और बीजेपी के नेताओं पर, तो एक तो अल्पसंख्यकों के वोट उनको मिल सकते हैं जी। दूसरे पार्टी के अंदर उनकी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन सकती है, पहले से बनी हुई है। और मोदी जी नए लोगों की एक टीम नए लोगों की एक टीम बनाना चाहते हैं। बिहार में भी नेतृत्व नए लोगों को सौंपा उन्होंने, झारखंड रघुवर जी मुख्यमंत्री बनाया, उत्तराखंड में या फिर यूपी में सब जगह नए लोग एक अपनी नई टीम बनाना चाहते हैं।
और संदेश देना चाहते हैं कि वो अल्पसंख्यक भी हैं, उनके राज्य में सुरक्षित रहेंगे और वो उनके हितों के लिए भी काम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है। जी राकेश रंजन जी, इन्हीं बातों को जोड़ते हुए एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। 2019 में अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में हिंदुत्व का एजेंडा कितना मजबूत हो जाता है? देखिए, बीजेपी ने 2014 के इलेक्शन भी जीता जी, या फिर बाद में यूपी और कई राज्यों में उन्होंने इलेक्शन जीता जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाकर ही बीजेपी इलेक्शन जीत पाई जी। जैसे अगर आप झारखंड की बात करें जी और उड़ीसा, दो राज्यों की तुलना बड़ा इंटरेस्टिंग होती है जी। झारखंड में भी अच्छे खासे आदिवासी रहते हैं जी, और उड़ीसा में भी अच्छे खासे आदिवासी रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो झारखंड के आदिवासी हैं वो या तो क्रिश्चियन हैं या फिर वो अंशवादी हैं जी, और हिंदू जो रिचुअल्स हैं उनको कम एक्सेप्ट करते हैं जी। तो वहां पर बीजेपी हिंदुओं को एकजुट नहीं कर पाई, आदिवासियों को एकजुट नहीं कर पाई। दूसरी बात, उड़ीसा को आप देखेंगे जी, तो उड़ीसा में जितने भी आदिवासी हैं जी, वो रिचुअल्स वो हिंदुओं को अपनाते हैं या हिंदुइज्म के अधिक नजदीक नजर आते हैं जी। तो एक तो वो चीज है। आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार में कास्ट पोलराइजेशन होता है और रजनी कोठारी जब ये कहते हैं कि जातियों का राजनीतिकरण हो गया है तो ये जातियों का राजनीतिकरण बिहार में नजर आता है। और जाति हिंदू जो समाज है इतना स्ट्रक्चर्ड है या इतना फ्रैगमेंटेड है कि वो कभी हिंदुत्व के मुद्दे पर या कोई छोटे मोटे सेंटिमेंटल इशू पर वो बहुत अधिक यूनाइट नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है कि 2019 के इलेक्शन में कोई हिंदू कार्ड या कोई सेंटिमेंटल मुद्दे को उठाया जा सकता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सईद अफजल अब्बास साहब भी जुड़े हैं। सईद अफजल अब्बास साहब, सबसे पहले इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया में चाहूंगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है तो सम्मान है उसका, उसके खिलाफ तो कोई बोल नहीं सकता, किसी की औकात होनी भी चाहिए, जो भी फैसला है उसको सम्मान होता है जी। लेकिन जहां तक मैं अपनी जाती तौर पे कह रहा हूं कि अगर ये जहां तक ये लोग आपके जो बैठे हुए कौन लोग नाम नहीं देख समझ बात आ रही है किस पार्टी से है, आवाज से सुनने में आ रही थी जी। मेरा मसला ये है कि अगर ये मुलविस है, अगर केस में इन्वॉल्व है तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने रीट्रायल के लिए फिर या लखनऊ बेंच के लिए भेजा है। कहीं ना कहीं ये तो उस बाबरी मस्जिद विध्वंस शहीद बाबरी मस्जिद की जो शहादत हुई या उसका जो ढांचा गिराया गया उसमें शामिल थे। विनय कटियार ने भी खुद ही कहा था जी। और आप ये जग जाहिर है। तो मैं समझता हूं कि जहां लालू यादव की बात आती है, लालू यादव ने आज क्यों प्रेम मोह हो गया और ये क्या गया, तो ये उंगलियां तो नरेंद्र मोदी पे उठेगी। हालांकि हम अडवाणी जी की तरफदारी नहीं कर रहे, ना उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौके में 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद से 2 साल के बाद चुनाव होना है और इधर हाल ही में ही पहले में राष्ट्रपति का चुनाव नाम चल रहा था कि राष्ट्रपति बनाया जाएगा जी। तो लोग तो ये उंगलियां उठाएंगे कि इनको साइड लाइन करने के लिए ऐसा किया गया है कि ताकि फिर राष्ट्रपति इनके मन चाहे कोई और बन जाए। ये सवाल उठता है, जनता के बीच में आवाज गूंज रही है। अब ये पार्टी की पॉलिसी उनकी क्या होगी, वो किसको बनाएंगे, वो नरेंद्र मोदी साहब जाने और उनके पार्टी के अध्यक्ष जाने। लेकिन ये लालू यादव को ये नहीं कहा जा सकता कि प्रेम से प्रेम हो गया। वो वस्तु स्थिति को समझते हुए इस बात को उन्हें एक चिन्हित किया या ये संकेत दिया है और ये होना चाहिए। और जो लोग इसमें नेम्ड FIR है और जितने भी हैं सब सीनियर बीजेपी के लीडरान हैं और उनको मोदी जी ने साइड कर रखा है, चाहे अडवाणी जी हो, मोदी जो भी हो। सईद अफजल साहब, ये याचिका सीबीआई की तरफ से थी और उसमें बीजेपी की पार्टी की तरफ से ऐसे मामलों में कुछ भी बातें सामने नहीं आती, इसमें कोर्ट का फैसला सामने आया है। नहीं तो वही तो मैं कह, जो पब्लिक का जो आपने कहा कि लालू जी इस तरह से 22 साल 25 साल के बाद से बात आ रही, लालू जी कहा कि अडवाणी जी की तरफदारी करें, तरफदारी नहीं, ये एक जनता के बीच में की आवाज उन्हें सुना होगा, कहा होगा और राष्ट्रवाद जो कोर्ट फैसला करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है कि मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है कि कम से कम ये जो बर्निंग टॉपिक है देश के लिए, जिसकी सांप्रदायिकता हमेशा इससे मतलब एक सांप्रदायिकता में आग लगाने काम ये मुद्दा करता है और इसका जल्द से जल्द ट्रायल करके और जो जिसका पक्ष हो इसको निर्णय ले लिया जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। और ये शुरुआत 2 साल के अंदर में कहा गया, 2 साल के अंदर में इसका फैसला लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम तो उसका स्वागत करते हैं। जी।
सीपी ठाकुर साहब, आपके पास आना चाहूंगा। प्रतिक्रियाओं का दौर आपने सुना, और स्थितियां जो कुछ हैं, स्थितियां 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए क्या पक्ष में जा रही हैं? क्या स्थितियां ऐसे हैं, या वाकई में ये सुप्रीम कोर्ट का मसला बिल्कुल अलग होगा, इसका प्रभाव बीजेपी पार्टी पर बिल्कुल कतई नहीं पड़ेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में शायद केस चल रहा होगा, इसलिए आ गया। इससे पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं जी। पार्टी लड़ेगी जी, उन लोगों की मदद के लिए लड़ेगी पार्टी जी। तो ऐसे में सीपी ठाकुर जी, अगर पक्ष में फैसला आता है या विपक्ष में फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है, क्या आप ये मानते हैं कि उसका बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला? ये मुद्दा बिल्कुल अलग है। नहीं, इसी तो क्योंकि कुल मिलाकर 13 आरोपी हैं इस पूरे मामले में। 13 आरोपी हैं जी। तो उस वक्त लगता है केस को लोग छोड़ दिए, इसीलिए कोई छोड़ दिए होंगे, उसको समाप्त नहीं किए होंगे जी। राकेश रंजन सर, आपके पास आना चाहूंगा जी। दूसरा तो हमको कुछ बुझा नहीं रहा है, केस बहुत दिन से पड़ा हुआ है, तो कभी कभी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेती है, वही बात। राकेश रंजन जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी से जवाब देना, सीपी ठाकुर साहब से तो जवाब देना मुश्किल हो पा रहा है। स्थितियां ऐसी क्यों विकट हो गई हैं बीजेपी के लिए? वाकई में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या बड़ी परेशानी पैदा कर गया? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मोदी नेतृत्व को बहुत बड़ी परेशानी का सामना इसमें करना पड़ सकता है जी। क्योंकि जिनके खिलाफ फैसला आया है ना, तो उसमें आप देखें उमा भारती एक फायर ब्रांड लीडर थी जी, लेकिन अब उतनी फायर ब्रांड नहीं रह गई जी। आप देखें कल्याण सिंह के विरुद्ध आया तो वो गवर्नर हो गए, तो निश्चित तौर से एक्टिव पॉलिटिक्स से वो भी दूर हो गए हैं बिल्कुल। और मोदी जी के खिलाफ तो ये फैसला नहीं है, क्योंकि 1992 में जो घटनाएं थी, तो कहीं मोदी जी उसमें बीच में थे नहीं जी। तो मोदी जी, मुझे लगता है कि और उनका नेतृत्व मजबूत होगा और पार्टी पर उनकी जो पकड़ है और अधिक बनेगी, और एक जो अल्पसंख्यक समाज है उसमें भी एक संदेश जाएगा कि ये उदारवादी छवि के हैं और सभी के बारे में सोचते हैं जी। तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी पर कोई विशेष इसका असर नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा एक जो आरएसएस का फैक्टर है उसमें थोड़ी सी नाराजगी हो सकती है, लेकिन हर लीडर ये चाहता है कि वो डिसीजन वो खुद ले और किसी संगठन या किसी अन्य ये के दबाव में न ले, कोई प्रेशर ग्रुप के दबाव। बिल्कुल। सीपी ठाकुर साहब, एक सवाल के साथ आपके पास लौटना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसके बाद अब कल्याण सिंह से इस्तीफा मांग लेना चाहिए? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ऐसा मामला सामने आया था, तो रामने से इस्तीफा मांग लिया था। जो उचित होगा जी, माने कानून के दृष्टिकोण से वो तो काम होगा ही जी, तो करना ही पड़ेगा जी। जो हुआ तो दुखद हुआ, बहुत दिन के बाद ही एक लगता है कि पेंडिंग था वो टेकअप हो गया, यही लगता है जी। तो ऐसे में सीपी ठाकुर साहब, आप क्या कहते हैं कि वो क्या वाकई में ये उचित होगा कि कल्याण सिंह को इस्तीफा देना चाहिए? आपकी राय जानना चाहते हैं। नहीं, राय तो जो कानूनी होता है जी, केस जब चलता है तो जो लोग गवर्नर हो चाहे कोई हो उनको तो देना पड़ेगा ही, हमको लगता है जी। यानी नैतिकता के तौर पे उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, देना पड़ेगा जी। तो ऐसे में स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। सईद अफजल अब्बास साहब, आप जरा समझाएं कि स्थितियां जो बीजेपी के खिलाफ हैं, कोर्ट का फैसला सामने आया है, इसका असर आगे क्या कुछ पड़ेगा? देखिए, अभी कहना अतिशयोक्ति होगी या जल्दबाजी भी होगी, क्या फैसला होगा। नया कोर्ट का काम है करना, लेकिन एक जो सवाल बार बार जो उठ रहा है जी, वो ये है कि ऐसे मौके पे ये फैसला आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री के कहने पे सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, लेकिन ये सवाल बार बार उठेगा ही कि जब ये राष्ट्रपति की उम्मीदवारी की बात आई है, ऐसे मौके पे ये केस खुला है और फिर केस का रिट्रायल हो रहा है, ये 2 साल में जवाब देना है, तो मैं समझता हूं कि एक मैसेज जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब अपने सीनियर लीडरान को साइड लाइन करके अपने एक छत्र राज करना चाहते हैं, और ये छत्र राज ऐसे भी उनका है, किसी की चलती नहीं है इस गवर्नमेंट में, वन मैन शो है। और आज सवाल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसको कैश करने की बीजेपी तो हमेशा सांप्रदायिकता की ध्रुवीकरण करने की आदत बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ, एक भी मुसलमानों को टिकट ना दे के ये पैगाम दिया कि देखो मुसलमानों के नेता हम लोग नहीं है। वो और बात है कि एक मंत्री बना दिया, वो हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे इस पे। मैं समझता हूँ कि उनको फायदा लेने की कोशिश की जाएगी। वैसे जनता अवसर पड़ी है, क्या करेगी ना करेगी वक्त के दामन में, जो वक्त आएगा भविष्य की बात है, भविष्य गर्भ है, भविष्य बताएगा क्या होगा। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम एक मीटिंग में जाना है जी, तो
मैं इतनी बात से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। जी बिल्कुल, सईद अफजल अब्बास साहब आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। सीपी ठाकुर साहब, सईद अफजल अब्बास जी की उसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या वाकई में अब बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा, जो स्थितियां हैं, क्या वाकई में बदलेंगी, या वाकई में जो सांप्रदायिकता की बात यहां लगातार उठती रही है, जो सवाल लगातार बीजेपी को लेकर उठे हैं, वो एक बार फिर से नजर आएंगे? आपका पक्ष? नहीं, बीजेपी सांप्रदायिक नहीं है, और बीजेपी को हमको लगता है तो पहले से केस कोई पड़ा होगा जी, अचानक क्यों लिया। सुप्रीम कोर्ट बहुत ही इंडिपेंडेंट बॉडी है, और बीजेपी उस पर कोई दबाव सरकार नहीं डालना चाहती है, इसलिए इसमें जो सरकार है उसका अभी तक तो लेना देना नहीं है। उसके बाद अब विचार होगा कि क्या किया जाएगा। जी राकेश रंजन जी, सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा, रोजाना पेशी होने वाली है। इस मामले के बाद सियासत एक तरफ गर्म हो गई है, क्या कुछ आपको लगता है कि इसका असर अब मौजूदा माहौल पर पड़ेगा, मौजूदा सियासत पर पड़ेगा? जी, मौजूदा सियासत पर देखिए, अभी तो कुछ राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं जी, जैसे मैं, और उसमें से मैक्सिमम जो है वो बीजेपी शासित राज्य ही हैं जी। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, या फिर मध्य प्रदेश में और एक दो जगहों पे चुनाव होने वाले हैं, तो इसका असर इन चुनाव में पड़ सकता है जी। लेकिन 2019 के इलेक्शन की हम लोग बात करें ना, तो 2019 के इलेक्शन में तो अभी देर है जी। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने जिन राज्यों में विजय प्राप्त किया जी, या फिर लोकसभा का चुनाव जीता, तो उसमें हिंदुत्व को कार्ड को तो उन्होंने रखा ही, लेकिन साथ साथ एक सोशल इंजीनियरिंग भी उन्होंने की, हर राज्य में की। जैसे हम लोग बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में उन्होंने कोई एक बैकवर्ड क्लासेज में दबंग जाती है, उनको अपने साथ लिया। रामविलास पासवान जी को अपने साथ लिया, जो दलित लीडर थे। जीतन राम मांझी, उनका दलितों में अच्छा खासा प्रभाव, उनको अपने साथ में लिया, तो एक सोशल इंजीनियरिंग किया। ये झारखंड में आप देखेंगे तो जो आजसू है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। तो हर स्टेट की जो ग्राउंड रियलिटी होती है थोड़ी सी अलग होती है, और 1992 की तुलना आप 2016 से नहीं कर सकते हैं। 1992 के बाद 2016 में आने में बिल्कुल, यानी कि वक्त बदला है तो माहौल भी बिल्कुल बदला, सियासत का रंग रूप भी बदल गया है। राकेश जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, वक्त क्योंकि पूरा हो गया है, चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता रामानुज प्रसाद साहब भी जुड़े। रामानुज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बीजेपी सांसद सीपी ठाकुर साहब भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े। सीपी ठाकुर साहब, आपका भी वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सियासत भी गर्मा गई और तरह तरह के सवाल अब विपक्ष ने उठाने शुरू कर दिए हैं। प्राइम टाइम डिबेट में आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।